Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So today we will be doing a new past paper, that is May June 2022 paper 1 variant 2. ठीक है, दिस पेपर इज ऑफ 45 मिनट्स. आपके पास 45 मिनट्स होते हैं इस MCQ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है. अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा एग्जामिनर के फॉर्मेट के बारे में बता दूं कि ज्यादातर शुरू के 15 या 13 MCQs माइक्रो इकोनॉमिक्स से होते हैं और जो रेस्ट 15 MCQs होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से होते हैं. ये एग्जामिनर का पास्ट ट्रेंड है कि शुरू के 15 टू 13 MCQs जो है वो माइक्रो से होते हैं और जो बाकी रेस्ट MCQ बच जाते हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से होते हैं. ठीक है, ये एग्जामिनर का एक छोटा सा ट्रेंड था, ये पहले मैंने आपको बता दिया. अच्छा, कुछ MCQs इसके अंदर ऐसे भी होंगे जो आप एक सेकंड में करोगे, जैसे कि डेफिनेशन आ गई कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर वो पूछ ले आपसे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व कौन सा होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड कर्व कौन सा होता है. तो कुछ ऐसे भी MCQs होते हैं जिनका आंसर एक सेकंड में होना चाहिए. उस MCQ के ऊपर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं. आ जाओ. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल. Question number 1. What is an example of a free good? What is an example of a free good? यार ये पूछ रहा है कि ये फ्री गुड क्या चीज है. तो मैंने आपको ये थ्योरी में भी पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था कि फ्री गुड वो गुड होता है जो होता है अनलिमिटेड इन सप्लाई. क्या बताया था कि फ्री गुड वो गुड होगा जो अनलिमिटेड इन सप्लाई होगा, जिसको बनाने के लिए कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं चाहिए. नो FOPs आर रिक्वायर्ड. ठीक है, नो FOPs आर रिक्वायर्ड. उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी. ठीक है, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस फ्री गुड की. और क्या बताया था कि कैन नॉट बी चार्ज. इसको आप लोग चार्ज नहीं कर सकते. फ्री गुड के लिए आप लोग कुछ प्राइस चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते. तो फ्री गुड वो गुड होता है जो कि अनलिमिटेड इन सप्लाई होगा, जिसको बनाने के लिए कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, जिसके लिए आप लोग चार्ज नहीं कर सकते. तो डिफेंस एक पब्लिक गुड है, इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू चार्ज करती है. एजुकेशन एक मेरिट गुड है, इसके लिए प्राइस के थ्रू चार्ज होता है. हेल्थ सर्विसेज अगेन एक मेरिट गुड है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस के थ्रू चार्ज करती है. ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये पब्लिक गुड है और पब्लिक गुड के लिए किसके थ्रू चार्ज करते हैं, टैक्सेस के थ्रू. और ये दोनों जो है ये दोनों मेरिट गुड है और मेरिट गुड के लिए किसके थ्रू चार्ज करते हैं, मेरिट गुड्स के लिए प्राइसेस के थ्रू चार्ज करते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल बचती है सनशाइन, और सनशाइन इसका आंसर है क्योंकि सनशाइन इज अ फ्री गुड. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलो क्वेश्चन नंबर 2. A student has nothing to do on a Friday evening. ठीक है भाई, she withdraws $5 from the 100 she has in a saving account and buys a present to take to a party to which admission is free. ये बोल रहा है कि इसके पास $100 थे और उस $100 में से इसने $5 स्पेंड कर दिए और 95 इसके पास एज इट इज उसके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए. इसका मतलब है उसने $5 का प्रेजेंट लिया था. ठीक है, इसने $5 का प्रेजेंट लिया था और जो $95 है वो अपनी जगह पर सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है, अब सवाल पढ़ता हूं. व्हाट डज दिस इन्वॉल्व. एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू 95. नो, वो 95 तो एज इट इज सेविंग अकाउंट में पड़े हुए, तो ए नहीं हो सकता. एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू अदर गुड शी कुड हैव बॉट फॉर $5. हाँ, $5 के जो उसने प्रेजेंट खरीदा उसी $5 के बदले वो कोई और चीज खरीद सकता था. ठीक है, या खरीद सकती थी, जो भी है वो स्टूडेंट. हिज है वो, हर हिज है हर है, जो भी है. ठीक है ना, तो इसका आंसर है बी. ठीक है, इसका आंसर है बी. बाकी दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो भाई, हर चीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो ना सी हो सकता है ना डी हो सकता है. Every action involves an opportunity cost. Every option incurs an opportunity cost. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी. वर्कशॉप में भी करवाया था, क्लास में भी इतनी बार करवाया. द डायग्राम शोज टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर अ कंट्री. ऊपर कैपिटल गुड्स, नीचे कंज्यूमर गुड्स. व्हाट माइट कॉज अ शिफ्ट फ्रॉम K to L.
इन दी कंट्रीज प्रोडक्शन, ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो शिफ्ट करेगा। पीपीसी को क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है, और पीपीसी किधर शिफ्ट मार रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट मार रहा है। तो इट मींस कि आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, आपका कंट्री का पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो आओ पहला रीजन पढ़ते हैं। अ चेंज इन व्हाट कंज्यूमर्स वांट टू बाय, ऐसा कोई रीजन पढ़ा है? नहीं। मैंने आपको पढ़ाया कि पोटेंशियल के बढ़ने का पहला रीजन होगा डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये एक और रीजन होगा, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक और रीजन होगा इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, कि हमने बाहर से कोई ऐसे वर्कर को इंपोर्ट करा जो कि कंट्री का पोटेंशियल बढ़ा देगा। एक और हो गया इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। एक आपको कराया था इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, देखो चीजें याद करवा रहा हूँ, चीजें वापसी क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, और रिसेशन, अगर रिसेशन आएगा तो एक्चुअल किधर चला जाएगा, एक्चुअल मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, एक्चुअल किधर जाएगा, एक्चुअल मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये तो पूछ रहा है कि शिफ्ट का कौन सा रीजन है, तो ना ए हो सकता है ना बी। द यूज ऑफ प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, अगर हम लोग रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन करेंगे, अगर हम लोग रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन करेंगे तो उससे कंट्री का एक्चुअल बढ़ेगा, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ता है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर बचता है सी फॉर कैट, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है सी फॉर कैट, सही है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो कंट्री का पोटेंशियल ऑटोमेटिक, कंट्री का पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। Which relationship would be studied by an economist spending specializing in macroeconomics? मुझे जरा बताओ मैक्रो के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। इन्फ्लेशन आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, एक्सचेंज रेट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, पॉपुलेशन आता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज आता है, ये सारे आते हैं। अब पढ़ते हैं, बहुत इजी है, 1 सेकंड वाला एमसीक्यू है। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका आंसर ए है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं हो सकता, ये माइक्रो का है, कॉस्ट रेवेन्यू के चैप्टर का, कॉस्ट रेवेन्यू के चैप्टर का। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये भी माइक्रो का चैप्टर है, डिमांड उसका है, तो सी भी नहीं हो सकता। द रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड डिमांड फॉर लेबर, ये भी अगेन माइक्रो का चैप्टर है, लेबर मार्केट, तो डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड में होंगे, ये वो वाला एमसीक्यू था। 5. In recent years, a government has started to make more use of the free market system. However, they are doing it very slowly to avoid the disadvantages that a free market system might bring. What is a possible disadvantage of the free market system? फ्री मार्केट का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले मुझे ये बता दो कि फ्री मार्केट वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो किसके कंट्रोल में होता है, जो होता है प्राइवेट प्रोड्यूसर का। और प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? प्राइवेट प्रोड्यूसर का एम एक ही होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट प्रोड्यूसर का एक ही एम होता है, वो एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो अब पढ़ो, पहला कह रहा है डिक्रीज इंसेंटिव टू वर्क। भाई ये डिसएडवांटेज थोड़ी है, डिक्रीज इंसेंटिव टू वर्क, क्या बोल रहा है ये? डिक्रीज इंसेंटिव टू वर्क, डिक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, कौन सा होगा इसके अंदर? मुझे एक बात बताओ, ये तो एडवांटेज है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इंसेंटिव, गलत बात कर रहा है यार, गलत बात कर रहा है। उसमें ज्यादा इंसेंटिव होता है काम करने का, बंदा ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होता है। ये भी गलत बोल रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा क्रिएट होती है। तो इसका आंसर है कि डिसएडवांटेज ये है कि इनइक्वालिटी नहीं होती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं अचीव होती, ठीक है, डी है बिल्कुल। 6 और 7 1 सेकंड का एमसीक्यू है। व्हाट वुड कॉज द डिमांड कर्व फॉर अ गुड टू शिफ्ट टू द राइट? राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है कि डिमांड जो है वो
क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अ डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा, तो ए गलत है। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कार की प्राइस कम हो गई तो कार की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो देखो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, भाई जिस गुड की प्राइस कम होगी उस गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड, मैंने बताया भी है कि जब भी प्राइस की बात होगी तो डिमांड कर्व के अलोंग क्या आती है, डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट आती है, सही है। और जब भी प्राइस की बात होती है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, डिमांड कर्व में क्या होती है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, सही। 7, इन विच डायग्राम डिमांड कर्व हैज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। याद करो मैंने पहले भी बताया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर डिमांड कर्व जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। क्यों होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और सिंस वो सेम प्रोडक्ट होता है तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, सेम होती है। तो इस वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो कौन सा है, वो हॉरिजॉन्टल है। क्यों, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव भी सर्वाइवल होता है, तो कोई भी बंदा प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। यू रिमेंबर मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाई ये बात, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, 8 वेरी इजी, 1 मिनट दे रहा हूँ, 8 ट्राई करो। 8 थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कर लोगे इंशाल्लाह, तो 8 ट्राई करो प्लीज। The table shows demand and supply schedules for rice. The current price is 2 per kilo. ठीक है भाई, करंट प्राइस है 2, क्वांटिटी डिमांड है 10, क्वांटिटी सप्लाइड है 25। तो देखो करंट प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड है 25, तो क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब है कि मार्केट में 15 का क्या है, 15 का सरप्लस है। ठीक है, चलो आगे पढ़ता हूँ। व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस इज रिड्यूस टू $1, अगर प्राइस 1 हो जाएगी तो क्या होगा, आओ देख लेते हैं। अगर प्राइस 1 होगी तो क्वांटिटी डिमांड होगी 30, क्वांटिटी सप्लाइड होगी 15, तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड, तो 30 15 की क्या हो जाएगी, 15 की इस बार शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट सरप्लस से किस में चले गई, शॉर्टेज में चले गई। द डिमांड शेड्यूल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, नहीं भाई ये डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ये डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ये शिफ्ट की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है, ये मार्केट चेंजेस की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा, तो ए तो गलत है। द मार्केट विल मूव फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस, ये बात गलत है, मार्केट जो है वो सरप्लस टू शॉर्टेज जा रही है। ठीक है, आप देख लो सरप्लस टू शॉर्टेज जा रही है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, द मार्केट विल मूव फ्रॉम सरप्लस टू शॉर्टेज, जी हाँ इसका आंसर सी है, सी। ठीक है, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, अगेन ये वही वाली बात है कि ये टॉपिक जो है ये डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये टॉपिक डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, सही। सही, ठीक है, बहुत इजी है। द डायग्राम शोज द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म एट आउटपुट एस, विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये कराने से पहले मैं आपको 3 छोटे छोटे ग्राफ साइड पे बना देता हूं, तो आप ये खुद फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करना। ठीक है, देखो ये जो मैंने कर्व बनाया ये है फिक्स कॉस्ट, ये किसका कर्व है, मैं लेबलिंग नहीं करूंगा एक्सेस की, ये फिक्स कॉस्ट का होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर एक कर्व बनता है जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और याद रखना वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से स्टार्ट होती है, किधर से स्टार्ट होती है, जीरो से, ओरिजिन से। ठीक है, फिर एक और कर्व बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, इसके ऊपर से जो निकलेगा उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो ये देखो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के ऊपर से ये जो कर्व निकला है इसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अब मुझे ढूंढ के दो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है
विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन इसमें कौन सी है मैं पहले मार्क करता हूँ। ये फिक्स कॉस्ट, ये जो जीरो से लाइन स्टार्ट हुई है ये है वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से लाइन स्टार्ट हुई है ये है टोटल कॉस्ट की लाइन। तो वेरिएबल कॉस्ट कहां से कहां तक होगी, एस से लेके क्यू तक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। ठीक है, ओके। देखो वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स कराए थे ना, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सारे यहाँ पर आते हैं एमसीक्यू में, इसलिए करवाए थे। ठीक है, व्हाट वुड कॉज प्रॉफिट्स टू बी हाई इन अ मोनोपोली मार्केट। मुझे बताओ जरा मोनोपोली क्या है। आपने बोला सर मोनोपोली एक सिंगल फर्म होती है जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है। मोनोपोली एक सिंगल फर्म है जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है, जिसके पास नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। ठीक है, कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, और उसकी जो डिमांड है वो होती है हाईली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसकी डिमांड होती है हाईली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, और ये जो फर्म्स है ये होती हैं प्राइस मेकर। ये क्या होती हैं, ये होती हैं प्राइस मेकर। इनका एम होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना। ठीक है, मोनोपोली पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। इनका एम होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने के दो तरीके, एक इनइलास्टिक डिमांड के थ्रू कि अगर वो प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएंगे क्वांटिटी थोड़ी से कम होगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक तरीका होता है कि वो प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएगा, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, वो अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज होगी तो वो प्राइस को बढ़ा देगा, तो उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, दीज आर दी टू वेज। अब पढ़ो, बैरियर्स टू एंट्री, यस इसका आंसर है ए। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, दूसरी फर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगी। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और सवाल कह रहा है प्रॉफिट को बढ़ाना है। सवाल कह रहा है प्रॉफिट्स को क्या करना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो बी गलत है। इलास्टिक डिमांड में सब्सटीट्यूट्स ज्यादा होते हैं तो आप लोग ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। हाई नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट, अगेन वो वाली बात है कि हाई नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स का मतलब है कि जब सब्सटीट्यूट ज्यादा होंगे तो अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे, अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो लोग फौरन से क्या मार देंगे, लोग फौरन से स्विच मार देंगे। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है, तो इसका आंसर है ए। ओके, 11 एक सेकंड का एमसीक्यू है। विच फर्म इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल फर्म इन द टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अ फार्मर, फार्मर बड़े स्केल पे भी काम कर सकता है, तो ए नहीं हो सकता। अ हेयर ड्रेसर यस, स्टील वर्कर भी नहीं, सुपरमार्केट भी नहीं, ये तीनों लार्ज स्केल पे काम करती हैं, तो इसका आंसर है हेयर ड्रेसर। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं बहस करने वाला। चलो 12, Germany is considered a capital intensive economy while Indonesia is considered a labor intensive economy. What does this mean about the economies of Germany and Indonesia? भाई जर्मनी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि वो मशीन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और लेबर के ऊपर कम डिपेंडेंट है। और इंडोनेशिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि लेबर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और मशीन्स के ऊपर कम डिपेंडेंट है। ठीक है, सही है। कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर देन लेबर इन जर्मनी, while labor is relatively cheaper than capital in Indonesia. Germany has primary sector worker while Indonesia has many tertiary sector worker. Indonesia has a higher growth in its potential size, नहीं। Relatively more low cost, नहीं। अब आंसर ए या बी है, दोनों में से मुझे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दो आप लोग प्लीज। देखो सीधा सीधा इसका आंसर ए बनता है, मैंने बाकी ऑप्शन ऐसे ही पढ़ दिए थे। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर ए बनता है कि वहाँ कैपिटल सस्ता है इसलिए वो मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, वहाँ लेबर सस्ता है इसलिए वो लेबर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा भाई। A bank continues to operate loss-making branches. Which objective is the bank trying to achieve? Growth, efficiency, no. Profit maximization, no. क्या होगा, सोशल वेलफेयर। भाई लॉस में चला रही है यार, सोशल वेलफेयर। ठीक है,
चलो ये करके दो, 14 करके दो जरा, 14 करके दो, वेरी इजी 14, जनरल नॉलेज एमसीक्यू 14 करके दो। The table shows three people X, Y and Z, comma spend their income. ये पर्सन X है, पर्सन Y है, पर्सन Z है। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट एंड लीजर, लग्जरी गुड्स, ठीक है। What is the likely order of income from lowest income to highest income for these three people? अच्छा पहले तो आप लोग ये देख लो कि फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग के ऊपर सबसे ज्यादा कौन खर्चा कर रहा है, 30, 25 और 50, जेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कहानी स्टार्ट होगी जेड से शुरू होगी। कहानी स्टार्ट कहां से होगी, जेड से शुरू होगी, वाई से। किससे शुरू होगी, जेड एक्स या वाई, ये बता दो खाली। कहानी शुरू होगी जेड से, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ये तो बात सब मानते हो ना। अच्छा, एंटरटेनमेंट और लेजर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च कर रहा है, एक्स कर रहा है और वाई कर रहा है, और जेड सबसे कम कर रहा है, ठीक है, सही है। तो आप मुझे बताओ, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, क्योंकि जेड के बाद एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। जो अगर जेड, अगर ये जेड है, ये 25% खर्च कर रहा है, इसके बाद इसका मतलब है इसकी इनकम कम है, तभी ये एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कम नहीं कर रहा। और दूसरा लॉजिकल रीजन कि ये क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहा है, मतलब ये गरीब आदमी। तो एक बात तो फिक्स है कि जेड पहले आएगा, लेकिन ये बात चेक करनी है कि एक्स बाद में आएगा या वाई पहले आएगा। उसके लिए अब लग्जरी चेक करते हैं। लग्जरी के ऊपर अगेन एक्स 35% खर्च कर रहा है और वाई 40% खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्स वाला जो है वो थोड़ा सा गरीब है, वाई वाला ज्यादा अमीर है, क्योंकि वाई वाला लग्जरी के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। जेड, एक्स और वाई, समझ आया या नहीं? ओके। 15, वेरी इजी, एक एक सेकंड के एमसीक्यू है 15 से। Which activity is correctly linked to the organization that provides it? ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का टेबल दिया हुआ और एक्टिविटी का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, सेंट्रल बैंक रेगुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जिसको मेरा लेक्चर याद है ना, वो फॉरन से ए वाला एमसीक्यू मार्क कर देगा कि सेंट्रल बैंक का काम होता है, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, याद करो, जिसने मेरा लेक्चर प्रॉपरली लिया है उसको याद होगा। सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और उसके लिए वो मनी सप्लाई को क्या रखती है, स्टेबल रखती है, ठीक है। इसलिए मनी सप्लाई की लाइन याद करो कौन सी थी, मनी सप्लाई का जो कर्व था वो वर्टिकल कर्व था। कौन सा कर्व था, वर्टिकल कर्व था, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो इसका आंसर ए है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक सेट डायरेक्ट टैक्स रेट, नो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का काम है, नॉट सेंट्रल बैंक। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि ये काम किसका है, ये काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। सी, कमर्शियल बैंक मैनेजेस दी फाइनेंशियल अकाउंट, नो, कमर्शियल बैंक नहीं करती भाई। फाइन, ये अकाउंट जो है ये सेंट्रल बैंक का काम है, ठीक है, सही। डी, कमर्शियल बैंक सेफ गार्ड दी फॉरेन करेंसी रिजर्व, नहीं, ये काम भी किसका है, सेंट्रल बैंक का है, ठीक है, सही। तो इसका आंसर क्या बचता है, इसका आंसर बचता है बी, ए बचता है इसका आंसर, ठीक है, कि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सही। The chart shows a government spending in a year. What was the total government spending on public good? पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है अनीक, अनीक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है अनीक भाई, सोशल वेलफेयर, ठीक है। और गवर्नमेंट इन गुड्स के लिए चार्ज किसके थ्रू करता है, याद करो मैंने पढ़ाया भी है, गवर्नमेंट चार्ज करता है टैक्सेस के थ्रू। और इन पब्लिक गुड्स की एग्जांपल क्या दी थी मैंने आपको, स्ट्रीट लाइट दी थी, ठीक है। फिर आपको बताया था कि पब्लिक गुड के कुछ फीचर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीन फीचर्स होते हैं, एक होता है नॉन राइवल, एक होता है नॉन एक्सक्लूडेबल, और एक होता है नॉन रिजेक्टेबल, ठीक है। ये तीन फीचर होते हैं किसके, ये तीन फीचर होते हैं पब्लिक गुड्स के, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिजेक्टेबल, ठीक है।
अच्छा, और एक प्रॉब्लम होती थी इन गुड्स के अंदर, वो प्रॉब्लम कौन सी होती थी? फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखो मैंने पब्लिक गुड भी रिवाइज करा दिया, हालांकि इधर जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मुझे पढ़ो ये क्या बोल रहा है। व्हाट वाज द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स? सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ये पब्लिक गुड है? नो। हेल्थ केयर ये मेरिट गुड है? एजुकेशन ये मेरिट गुड है? अच्छा, ये क्या चीज थी? ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस ये, जी हाँ, ये पब्लिक गुड है। लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस ये पब्लिक गुड है। ठीक है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस है ये पब्लिक गुड है। ठीक है, सही। तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो जरा मुझे चेक करके बताओ। अनीक, ये जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, गरीब को दिया जाता है। ये जो हेल्थ और एजुकेशन है ये मेरिट गुड होता है, ये एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करता है। ये जो डिफेंस है, ये जो आर्मी वगैरह है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये पब्लिक गुड है, ये गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू हमारे पे करती है उनको। ठीक है, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर होगा सी फॉर कैट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर होगा सी फॉर कैट। ठीक है, 5050 प्लस 2390। ठीक है, तो ये आएगा 7440। आ जाओ 17 से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट levies a specific tax on the supply of cigarettes। ठीक है भाई, पहले गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स। मुझे बताओ ये कौन सा टैक्स है? सिगरेट के ऊपर लगा है। सिगरेट जो है वो एक गुड है, तो जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है वो कौन सा होता है? वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई क्या हो जाती है? याद भी करवाया था वर्कशॉप के अंदर भी, नॉर्मल क्लासेस में भी याद कराया है। इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है। तो एक बात क्लियर है कि सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? सप्लाई कर्व शिफ्ट मारेगा लेफ्टवर्ड्स। किधर शिफ्ट मारेगा? सप्लाई कर्व मारेगा लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम इट स्टार्ट्स अ कैंपेन टू एक्सप्लेन द हेल्थ रिस्क ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। ये क्या कर रहा है भाई? ये हेल्थ रिस्क बता रहा है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है। और सिगरेट एक डीमेरिट गुड है, ये सिगरेट की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बता रहा है, सिगरेट के नुकसान बता रहा है। तो जब सिगरेट के नुकसान बताएंगे तो सिगरेट की डिमांड क्या हो जाएगी? सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? डिमांड कर्व शिफ्ट मारेगा किधर? लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा और डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। दो शिफ्ट होंगे, सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड और डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड। तो ए के अंदर नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड, इसलिए ये नहीं हो सकता। बी के अंदर भी नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड। सी के अंदर सी और डी में से होगा। सी में, डी में सप्लाई बढ़ रही है तो ये आंसर गलत है। सी के अंदर सप्लाई कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है, तो इसका आंसर है सी फॉर कैट, क्योंकि सी के अंदर डिमांड भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है। ठीक है, और डी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए डी कैन नॉट बी योर आंसर। योर आंसर इज सी फॉर कैट। ओके, ठीक है। A government wishes to pursue an expansionary monetary policy। यार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एम होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। तो अगर इसको एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना है तो मुझे जरा याद दिलाओ, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स थे। एक था मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, और दूसरा था एक्सचेंज रेट। तो जरा अगर किसी बच्चे को याद है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन था? नेगेटिव। और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन था? पॉजिटिव। और मैंने बोला भी है कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट सोच लिया कर लो, कि अगर आपको एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना है तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो सेवर सेव कम करेगा, जब वो सेव कम करेगा तो वो स्पेंड ज्यादा करेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सही है। तो एक ही इसका हल है कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। बैंक लेंडिंग को डिस्करेज कर दो, ये नहीं हो सकता। सब्सिडी दे दो, सब्सिडी जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसी है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है डिमांड साइड पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है। इनकम टैक्स को कम कर दो, ये फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है वही मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर है डी, सही। A government introduces a series of economic measures. What is a supply side measure? Supply side policy का aim कोई मुझे बताएगा?
सप्लाई साइड पॉलिसी का एम होगा एग्रीगेटेड सप्लाई को क्या करना, बढ़ाना। तो अब ढूंढ लो वो रीजन जिससे एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ रही है। बिल्डिंग मोर अफोर्डेबल होम्स टू इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, यस इसका आंसर ए है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बाकी पढ़ देते हैं आपको। अच्छा बी, कंट्रोलिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुझे बताओ, अगर आप कंजम्पशन कम कर रहे हो तो कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो ये डिमांड साइड पॉलिसी है, नॉट फिस्कल पॉलिसी, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं रीजनिंग के साथ सारे एमसीक्यूज करा रहा हूँ, विद रीजनिंग करवा रहा हूँ सारे एमसीक्यूज। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कम करना, ये कौन सी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो अगेन डिमांड साइड पॉलिसी की एक पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, रेजिंग पेंशन, रेजिंग पेंशन इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अफोर्डेबल होम्स बढ़ाओगे बनाओगे तो होम्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, डबल ए, ओके। अगेन एक सेकंड का एमसीक्यू आ गया, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आउटपुट, जीडीपी का बढ़ना, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक सेकंड का एमसीक्यू है ये भी, तो ना ए है, इसका आंसर बी है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, 21 और 22 मुझे कर दें आप लोग प्लीज। 21 और 22 पढ़ रहा हूँ, दोनों एक एक सेकंड के एमसीक्यू है। ठीक है, द रिटेल ट्रेड इन अ कंट्री हैज अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इन वन रीजन, ठीक है भाई, एंड जॉब वैकेंसीज इन अनदर रीजन। मतलब ये कह रहा है कि एक रीजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और दूसरे रीजन के अंदर जॉब्स की वैकेंसी है, मतलब वो चाह रहे हैं कि लोग काम करने के लिए आए। तो पहला कह रहा है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर आर लोअर वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू लिव इन द एरिया वेयर द रिटेल जॉब्स आर अवेलेबल, इसका आंसर बी है। रिटेलिंग डिमांड्स द सेम स्किल एवरीवेयर, नो। द जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड, नहीं। तो 21 का आंसर है बी। 21 क्या है, 21 इज बी। ठीक है, 22, अ कंट्री विशेस टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। भाई कंट्री का टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर्स वुड बी मोस्ट सक्सेसफुल। एक्सचेंज रेट को कम कर दो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। आओ देखते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, रुको। अच्छा, एक्सचेंज रेट को कम करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, तो पहले एक्सचेंज रेट के कम होने का चेक करते हैं। जैसे ही एक्सचेंज रेट कम होगा तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी मतलब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो ए तो नहीं हो सकता। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, जब स्पेंड ज्यादा करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, तो बी भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी मतलब गवर्नमेंट ज्यादा रोड्स वगैरह बनाएगी, तो उससे जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी, इनकम ज्यादा क्रिएट होगी, जिससे अगेन कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, तो सी भी नहीं हो सकता। डी, डी इज योर आंसर, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो। कैसे, अब सुन लो इधर जरा। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो सेव ज्यादा करेगा सेवर, जब सेव ज्यादा करेगा तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो इट मीन्स के रोड्स कम बनेंगे तो जॉब्स और इनकम कम होगी, जिसकी वजह से कंजम्पशन और एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ठीक है, a government wishes a government wants to reduce both its budget deficit and the amount of poverty in its country, which fiscal policy measure is most likely to achieve both of these aims। ठीक है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स को, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है पहले बताओ, अगर प्रोग्रेसिव टैक्स को कम कर दें इट मीन्स कि इनकम बढ़ रही हो तो आप टैक्स रेट को कम कर दो, तो इससे तो और पॉवर्टी बढ़ जाएगी।
ठीक है, हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो ए गलत है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेलफेयर बेनिफिट्स, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के ऊपर अगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट कम कर देगी तो इससे भी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉवर्टी क्या हो जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम टैक्स, भाई जब प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है, जिसके अंदर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट जो है वो ये पैसा किसको देगी, गरीब को देगी, किस फॉर्म में, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की फॉर्म में। तो इसका आंसर सी बनता है। ठीक है हसन, मैं एंड में बता दूंगा, सही। चलो 24 कल करवाया था, 24 जिसने कल वाली क्लास देख ली है ना यूट्यूब पे जो अपलोड हुई है, असल में मेरी गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज है वो फुल हुई है और वो बहुत ज्यादा हैंग कर रही है, तो मैंने वो लास्ट वाली क्लास की अक्टूबर नवंबर 2022 की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाली है, तो वहां से देख लो, मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे ना। तो ये कल एमसीक्यू रिपीट हुआ था कि एचडीआई में दो चीजें आती हैं, एक आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक आता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर किसी को याद हो तो 24 का ना ए होगा ना बी होगा ना डी होगा, इसका आंसर सी होगा। ये 1 सेकंड का एमसीक्यू, इसके ऊपर मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। विच कंपोनेंट्स इन एडिशन टू जीडीपी पर हेड आर इंक्लूडेड इन एचडीआई। एचडीआई में कितनी चीजें हैं, एक होती है जीडीपी, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक होता है इयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, बस ये याद रखना, सही। 25 बहुत इजी। व्हाट इज लाइकली टू कॉज एन इमीडिएट डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स। अ फॉल इन एवरेज साइज ऑफ फैमिली, नो। अ फॉल इन बर्थ रेट, नो। अ रिडक्शन इन द एज ऑफ रिटायरमेंट, यस। इसने पॉपुलेशन की बात नहीं करी, सवाल ने पॉपुलेशन की बात नहीं करी, सवाल ने बात करी लेबर फोर्स की साइज के बारे में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हम लोगों ने सी करा है। ठीक है 26 the table shows some economic indicators which increase in the first indicator is more likely to lead to an increase in second indicator। ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा ऑप्शन बताओ कि पहला इंडिकेटर अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरा इंडिकेटर भी बढ़े। अगर बजट सरप्लस, पहला पहला पढ़ रहा हूं, अगर बजट सरप्लस है तो इट मींस के टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगी तो रोड्स और डेवलपमेंट कम होगी, जिससे जॉब्स और इनकम कम होगी, जिससे कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो कहां से इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ए गलत है। कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर बढ़ती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इट मींस एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी थोड़ी, तो बी भी गलत है। सी, अगर इन्फ्लेशन आएगी तो एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, बीओटी जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा। तो सी भी नहीं हो सकता, तो आखिरी ऑप्शन है डी, तो इसका आंसर है डी फॉर डॉग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो गुड प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है 27 मैंने बताई भी थी, द प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज रिड्यूस्ड। प्राइस, प्राइस मतलब एक्सचेंज रेट को रिड्यूस कर दिया, और कंट्री में कौन सा सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो दुबई और यूएई के दरमियान है। तो मुझे बताओ, जब जान के गिराते हैं उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन, उसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन, जो डेलिबरेट एक्शन होता है। डीवैल्यूएशन को क्या कहते हैं, डेलिबरेट एक्शन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है ऑटोमेटिक। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑटोमेटिक, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ करेंसी। ठीक है, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर सी है। ठीक है ओके 28
A government remove quota on goods imported into the country. What is most likely result of this? भाई कोटा होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर लिमिट. जब इंपोर्टेड गुड के ऊपर से लिमिट हटा देंगे मतलब फ्री ट्रेड हो गया है कंट्री में. क्या हो गया है कंट्री में? हो गया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको जो करना है करो, कोई लिमिट नहीं है. तो जब गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लगा दिया है, जब गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लगा दिया तो उसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, क्योंकि हर बंदा इंपोर्टेड गुड खरीदेगा. तो इसका आंसर ए है, सीधा सीधा ए है, कोई डिस्कशन नहीं है इसके अंदर. What is most likely to result from a reduction in a value of country's currency if there are no other changes in the economy? ये बोल रहा है कि अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो इससे होगा क्या. ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है. पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रेड इन गुड सरप्लस विल फॉल. नो, इट विल राइज. एक्सपोर्ट प्राइस विल राइज. नो, एक्सपोर्ट प्राइस क्या होगी? एक्सपोर्ट प्राइस कम होगी, आप देख सकते हो. ठीक है, इंपोर्ट प्राइस विल राइज. यस, इसका आंसर यही है, इंपोर्ट प्राइस राइज होगी, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट गिरेगा एक्सपोर्टेड सस्ता होगा तो इंपोर्टेड क्या लगेगा? इंपोर्टेड महंगा लगेगा. ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है. 30. The government of low-income country often allow foreign multinational MNC to mine minerals in the country. Which conflict between benefit and cost might this cause the low-income country? क्या conflict होगा? 30. Very easy, 1 सेकंड का MCQ है. बेनिफिट यही होगा कि MNC आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और डिप्लीशन होगी रिसोर्सेज की. ठीक है, ओके. ठीक है, तो आई होप दिस पास पेपर May June 2022 is clear to everyone. Thank you.